बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है पहली नज़र। इसकी राइटर है रिफ़त सिराज। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चले शुरू करते हैं आज का नावल। भैया, इतनी गर्मी, हमसे तो कल रोज़ा नहीं रखा जाएगा। उसने जल्दी जल्दी कमीज़ तरपते हुए तौबातुल्लाह की। दोज़ख में इससे ज़्यादा गर्मी होगी। ज़फ़र भाई स्टूल पर चढ़े वॉल क्लॉक से लटके हुए गालबन टाइम सेट कर रहे थे। बर्जिस्ता बोले, देखिए अम्मा जान, ज़फ़र भाई हमें दोज़ख में भेज रहे हैं। वो चिल्लाई, अरे हम कहाँ भेज रहे हैं, तुम्हारे आमाल भेज रहे हैं। अरे कहीं नहीं भेज रहे, तेरा दिमाग ख़राब है ज़फ़र। भला मैं इतनी गर्मी में इसे साहिवाल भेजूँगी? अरे बुलाने वाले को खुद भी सोचना चाहिए। जिसको कराची की गर्मी बर्दाश्त नहीं, वो साहिवाल के तनूर में कैसे बैठेगा? अम्मा जान, साहिवाल में कुर्सियाँ पलंग नहीं होते। ज़फ़र ने सादगी से पूछा, क्यों नहीं होते? शहर है, ज़माने भर की चीज़ें हैं वहाँ, कोई जंगल तो नहीं लड़के। आप कह रही थी ना कि जिसको कराची की गर्मी बर्दाश्त नहीं, वो भला साहिवाल के तनूर में कैसे बैठेगा? मैं समझा साहिवाली तनूर में बैठते हैं। चलो, सर्दियों में इंसान तनूर में बैठ जाए तो कोई हर्ज नहीं। फ़ौरन ज़बान पकड़ता है ये लड़का। अम्मा जान अब समझ चुकी थी। और हाँ, लिख देना अपनी खाला को, ये बेमौसम के बुलावे मुझे पसंद नहीं। मैंने अपनी फूल सी बच्ची का हशर करवाना है। और ये बरसों बाद मामता उमड़ कैसे पड़ी। सुना करते थे, माँ मरे मासी जिए। एक तुम लोग हो, जिनकी एक ना दो पूरी चार खालाएँ हैं, जिनमें एक कुछ एहसास करने वाली है। ख़त पत्र के ज़रिए हाल तो पूछ लेती हैं और होशियार तीनों बहनों की तरह हैं। हमेशा शदीद गर्मी के मौसम में तुम दोनों को बुलवाती हैं। मालूम तो है ही कि कौन भेजेगा इतनी सख्त गर्मी में अपने बच्चों को। अम्मा जान पोता पोती की झड़प से यही नतीजा हंस कर पाई थी कि ज़फ़र और परी गुल की खाला ने जो अपने भांजे भांजी को साहिवाल बुलाया है, बल्कि दावत दी है, दोनों इसी सिलसिले में तकरार कर रहे हैं। अरे ये जो तुम आए दिन उठा ढोई के काम करती रहती हो, आज मुकम्मल कर लो, कल इंशाल्लाह रोज़ा हो जाएगा। वो बाहर जाते हुए दोबारा पलट कर आई। अम्मा जान, ये तो कह रही है मैं रोज़ा नहीं रखूँगी। ज़फ़र अपना सामान समेट कर बाहर निकलते निकलते बोला। उसे मालूम था अम्मा जान दीनी मामलात में किस कदर सख्त है। यकीनन अब 40 मिनट की तबलीगी तकरीर परी गुल का मुकद्दर है। वो बाहर निकलते हुए शरारत से सोच रहा था। रोज़ा पहला था और परी गुल का हाल बुरा। ज़ोहर की नमाज के बाद से फुल पंखे के नीचे लेटी सोच रही थी, सूरज गुरूब होते ही अजान हो जाती है या गुरूब होने के कुछ देर बाद? अगर सूरज गुरूब होने के कुछ देर बाद अजान दी जाती है तो गलत है। क्या सूरज के वापस पलट आने का शुबा होता है? बस जैसे ही सूरज नज़रों से ओझल हो, अजान हो जानी चाहिए। बड़े शर्म की बात है। आखिर अम्मा जान का भी रोज़ा है। वो बावर्ची खाने में कब से काम कर रही होंगी। हमने नहीं कहा था उनसे। वो बेजारी से बोली। गुस्से से रोज़ा मकरूह हो जाता है। क्या पांचवें इमाम हैं, खड़े फतवे पर फतवे झाड़ रहे हैं। वो इसी तरह औंधी लेटी बेजारी से बोली। दरअसल तैमूर भाई, बात यह है कि परी गुल बेहद जाहिदा आबदा किस्म की लड़की है। अक्सर रोज़ा इबादत में मसरूफ़ रहती है। बस रमज़ान आते आते इन हालों को पहुँच जाती है। जो कि रोटी से सहरी करती है, नमक से इफ्तार करती है। क्या करें, बचपन ही से कल्ब जारी हो गया था। वो चौंक कर एकदम सीधी हो गई। ये ज़फ़र भाई से मुखातिब है। अरे तैमूर भाई, आप इस भरी दोपहर जैसी शाम में हमें परेशान करने क्यों आ गए? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मुस्कुरा दिए। बेफिक्र रहो, तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि मैं क्लिनिक देखने आया हूँ कि कारपेंटर ने अपना काम मुकम्मल कर लिया या नहीं। कारपेंटर तो दोपहर को काम मुकम्मल करके चला गया था। ये रही चाबी। उसने तकिए के नीचे से चाबी निकाल कर तैमूर को थमाई, जो अब कुर्सी पर बैठ चुके थे। अच्छा, तो फिर ज़फ़र, रंग वगैरह में कितने दिन लग जाएंगे? मेरा ख्याल है तैमूर भाई 2 दिन में रंग का काम मुकम्मल हो सकता है। खुदा के लिए तैमूर भाई, अपनी क्लिनिक का इफ्तिताह ईद के बाद कीजिएगा। ऐसा ही करेंगे, बेफिक्र रहो, मगर अरेंजमेंट्स तो होते होते ही होगी। परी, अम्मा जान की आवाज़ आई। वो जल्दी से पाँव में स्लीपर उड़स कर बाहर भागी। वो समझ गई थी कि उसका बुलावा क्यों आया है। जी अम्मा जान। उसने किचन के दरवाजे में जमकर मासूमियत से जी अम्मा जान कहा तो वो उसे घूर कर बोली, समझ में नहीं आती एक मर्तबा की बात? 1000 दफ़ा कहा है, कोई ज़रूरत नहीं तैमूर से हंसी मजाक करने की। पसंद की शादी की, 4 दिन चौंचले किए, फिर तलाक दे दी। ये शरीफ आदमियों के काम नहीं होते, समझी?
ہنسی مذاق کرتے وقت یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ بات کس سے کر رہی ہو۔ وہ دبے دبے لہجے میں اسے پھر ڈانٹ رہی تھی۔ بھول گئی تھی اماں جان، اب کہ تیمور بھائی نے بات کی تو میں کہہ دوں گی ہم طلاق دینے والے مردوں سے بات نہیں کرتے۔ اماں جان نے گھور کر اسے دیکھا، وہ مسکراتی ہوئی ان کے نزدیک بیٹھ کر چاٹ بنانے لگی۔ اماں جان دراصل ان دونوں یعنی پری گل اور ظفر آغا کی سگی دادی جان ہوتی تھی۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی اور ان بچوں کی بھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا عمر آغا ایک حادثے میں پری گل کی پیدائش سے 3 ماہ پہلے چل بسا اور ان کی اکلوتی چہیتی بہو زچگی میں کسی پیچیدگی کے سبب ان سب سے مور گئی۔ عمر آغا سے بڑی 2 بہنیں تھیں جو اپنے اپنے گھروں کی تھیں۔ یوں دونوں بچے دادی کی آغوش میں پروان چڑھے۔ ان کے بڑے داماد نے دانش مندی سے کام لے کر ساس کو مشورہ دیا کہ وہ آبائی مکان کا نچلا حصہ کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کریں اور اوپر رہائش اختیار کریں۔ یوں نیچے تقریباً ایک مختصر رہائشی حصہ اور 5 دکانیں نکل آئی تھیں۔ عمر آغا سرکاری عہدیدار تھے۔ ان کی وفات کے بعد جو کچھ بھی پیسہ ملا وہ اس پلان پر صرف کر دیا گیا اور یہ تو وقت نے ثابت کر دیا کہ کس قدر صحیح فیصلہ کیا تھا۔ رہائشی حصے میں پہلے ایک مختصر سی فیملی رہتی تھی جو حال ہی میں حصہ خالی کر کے کہیں بڑے مکان میں چلی گئی۔ اب یہ رہائشی حصہ اور ایک دکان تیمور نے کرائے پر حاصل کر لی تھی۔ ویسے وہ ایک سرکاری ہاسپٹل میں بھی مسیحائی کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے شام کے وقت اپنی ذاتی پریکٹس کا بھی ارادہ کر لیا، یعنی وہ مزید معاشی استحکام چاہتے تھے۔ حال ہی میں اپنی بے پناہ حسین و جمیل بیوی کو طلاق دے چکے تھے، جن سے ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اماں جان یعنی فیروزہ خانم کے سسرالی رشتہ دار ہوتے تھے اور اس دادی کے پوتے تھے جس نے بقول اماں جان کے ساری زندگی ان کی ناک میں تنکا جلا کر رکھا تھا۔ ان کے پورے خاندان سے اماں جان بیزار تھیں۔ یہ ظفر کی سازش تھی جو انہوں نے بطور کرایہ دار انہیں برداشت کر لیا تھا اور اب اٹھتے بیٹھتے اکثر پری گل کے کانوں میں جملے پڑتے رہتے تھے، ارے خدا معلوم کہاں کا خمیر کہاں پڑا ہے، ہمارے خاندان میں تو نیک بخت انسان پائے جاتے ہیں، اللہ معلوم کن سازشیوں کی روح حلول ہیں۔ آصفہ نن کے خاندان میں ذرا جو کسر چھوڑی ہو آصفہ نے، اس کا تو منشا یہ رہا کسی طرح بھی میں تمہارے دادا کی نظروں سے گر جاؤں، وہ مجھے پاؤں کی جوتی پر رکھے۔ مگر وہ جو ہے نا قرآن کا فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہم جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلت۔ پری گل کی سماج شل ہو جاتی تو وہ جھلا کر کہہ دیتی، چھوڑے اماں جان، اب تو آپ کے بعد نند بھاوجوں کی تیسری پشت چل رہی ہے، اتنی پرانی باتوں کا کیا دہرانا۔ ہاں بیٹی، تمہارا کہنا بھی ٹھیک ہے، مگر کیا کروں، جب آصفہ کوئی دکھ اٹھاتی ہے تو دوہرا مزاج ہو جاتا ہے میرا۔ ایک طرف سینے کی جلن پر ٹھنڈے چھینٹے پڑتے ہیں اور دوسری طرف ایک دم انسان ہوتے کے ناطے دل بھی دکھنے لگتا ہے۔ بات تو بہرحال گھر کی ہے نا، اور وہ ماتھا پیٹ کر رہ جاتی، لو بھلا اس قدر برا بھلا کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب آخرکار ہمدردی ہی کرنا ہے۔ ایک روز بولی، تمہارے دادا پر آصفہ کا جادو نہ چلا، اللہ بخشے دانش مند آدمی تھے، بیٹا کوئی ہوا نہیں، آصفہ کے گھر اجاڑنے کا ارمان دل ہی دل میں پروان چڑھ رہا تھا، آخرکار نواسے کا گھر اجاڑنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ مگر میں نے سنا ہے چندہ بھابی نے خود طلاق مانگی تھی۔ تم کل کی بچی، تمہیں کیا خبر تریا چلتروں کی، میں تو پہلے ہی کھٹکی تھی جب آصفہ نے چندہ کے ہاں زچگی کے بعد مستقل وہیں ڈیرا ڈال لیا تھا۔ ارے یہ لڑکا بھی کچھ عاشق مزاج واقعہ ہوا ہے۔ کون؟ تیمور بھائی؟ پری گل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارے تو اور کون؟ انہوں نے گھٹنے کے نیچے دھاگے کی ریل ٹٹولی، وہ تمام رازدارانہ باتیں پوتی سے کر لیا کرتی تھی۔ کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ تیمور بھائی عاشق مزاج ہیں؟ وہ معصومیت سے بولی، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، کبھی کہتا تھا اس سے شادی کر دو، کبھی کہتا تھا نہیں وہ ٹھیک نہیں، اس سے شادی کر دو۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہر وقت لڑکیاں ہی آنکھتا رہتا ہوگا۔ وہ بیزاری سے بولی، توبہ، اتنے برے ہیں تیمور بھائی؟ اس نے تعصب سے کہا، جب ہی تو میں کہتی ہوں تم اس کے سامنے بڑبڑ نہ کیا کرو، اسے بھلا عمر کا لحاظ بھی کہا ہوگا۔ یہ تو ظفر نے خام خواہ کا دم چھلا باندھ لیا ہے اپنے ساتھ۔ ویسے اماں جان، تیمور بھائی اتنے خراب لگتے تو نہیں؟ ارے بس نانی پر ہی گیا ہے اپنی، جتنا زمین کے اوپر ہے اتنا زمین کے اندر، بتایا کرو تم اس کے سامنے، اس نے تو پہلے ہی خاندان بھر کی لڑکیوں میں چھانٹی لگائی تھی، تم تو پھر خاندان بھر میں سب سے خوبصورت ہو۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، لیکن پری گل نے سن لیا۔ لو ذرا سوئی میں دھاگا ڈالو۔ انہوں نے سوئی اسے تھمائی۔ اس کے ابو کی چچا زاد بہن یعنی عائشہ پھوپھو کے ہاں افطار پارٹی تھی۔
اس کا اسکول میں ٹیسٹ تھا اس لیے جا نہ سکی۔ اماں جان یہ سوچ کر کہ ظفر مغرب سے پہلے گھر آ جاتا ہے اسے چھوڑ گئی تھی، مگر ہدایات کے بحر ذخار میں غرق کر گئی تھی۔ دروازہ اندر سے بند کر لینا، نام پوچھ کر دروازہ کھولنا، وہ بھی جب ظفر آئے، ورنہ نہیں، کھانا مغرب سے پہلے تیار کر لینا۔ وہ ہر ہدایت پر مسکرا کر جی جی کرتی رہی۔ خدا خدا کر کے اماں جان عصر کے وقت رخصت ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا وغیرہ بنایا اور دروازہ بند کر کے اسٹڈی کرنے بیٹھ گئی۔ مغرب کی اذان ہو گئی۔ ظفر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دور دور تک اس نے پورے گھر کی بتیاں روشن کر دی۔ تنہا گھر میں عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ معاً دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تیمور۔ آواز آئی۔ اس نے جھٹ دروازہ کھول دیا۔ تیمور کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ خیریت تو ہے؟ انہوں نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ ظفر بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ تو کیا ہوا، آ جائے گا؟ تیمور نے لاپرواہی سے کہا۔ میں اکیلی ہوں۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ کوئی بات نہیں، نیچے تو بہت چہل پہل ہے۔ اچھا ایسا کرو، ذرا جائے نماز دے دو، مریض کو دیکھنے میں دیر ہو گئی، جماعت نکل گئی، حالانکہ مسجد 2 قدم پر ہے۔ شاباش، ذرا جلدی سے۔ وہ بھاگ کر اندر گئی اور اماں جان کی خوبصورت مخملی جائے نماز انہیں تھما دی۔ وہ الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ تیمور بھائی، وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ تیمور 5 زینے پر رک گئے اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، اس نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ رات 8 بجے اس کو وحشت ہونے لگی۔ اماں جان کیوں نہیں آئی؟ ظفر بھائی کہاں رہ گئے؟ سامنے والے فلیٹ کا گھور اندھیرا اسے سہمانے لگا۔ وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ کمرے کی تنہائی اسے مزید ڈرانے لگی۔ پورا وجود پسینے میں نہا گیا۔ وہ گھبرا کر باہر نکل گئی اور دروازہ کھول کر بے ساختہ زینے طے کر گئی۔ دوڑتی ہوئی کلینک میں داخل ہوئی۔ تیمور بھائی، تیمور بھائی۔ تیمور ایک مریضہ کی نبض تھامے بیٹھے تھے، بری طرح بوکھلا دے۔ کیا ہوا پری گل؟ اتنی دیر میں وہ سانس درست کر چکی تھی۔ کچھ نہیں، وہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، کوئی ٹیبلٹ دے دیجیے۔ تیمور نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اندر سٹور میں گئے اور ایک سر درد کی گولی اس کی ہتھیلی پر لا کر رکھ دی۔ کیا بات ہے پری گل، ڈر لگ رہا ہے؟ پری گل کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ظفر نہیں آیا ابھی تک؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا ایسا کرو، یہیں بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں اوپر تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر کمپاؤنڈر کو آواز دے کر بلایا اور کہا وہ زینے کا دروازہ لاک کرے۔ پری گل وہیں ایک سٹول پر بیٹھ گئی۔ مریضہ پرشوق انداز میں یہ تمام کارروائی دیکھتی رہی۔ اب پری گل کے چہرے پر سکون سا تھا۔ تیمور اس کی طرف سے یکدم غافل ہو کر اپنے مریضوں کو ان حماق سے چیک کرتے رہے۔ 9 بجے ان کا کلینک بند ہو جاتا تھا۔ 9 بجے سمٹائی شروع ہو گئی۔ کمپاؤنڈر بھی چلا گیا اور دوسرا ملازم لڑکا بھی۔ اب تمہارا کیا کروں؟ وہ ریوالونگ چیئر کو دائیں بائیں حرکت دیتے ہوئے شفیق سے انداز میں مسکرائے۔ اوپر چل کر بیٹھتے ہیں، میں آپ کے لیے چائے بنا دوں گی، آپ تھک جاتے ہوں گے ہے نا؟ اسے تیمور پر ترس آ گیا۔ اور میرا خیال ہے ظفر بھائی آتے ہی ہوں گے، چلیں اوپر؟ وہ بولی۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ اماں جان نہیں ہے، جہاں تک میرا خیال ہے وہ پسند نہیں کریں گی کہ ارے میاں، میں پسند کروں یا نہ کروں، یہاں تک تو لے ہی آئے۔ اماں جان اندر وارد ہو گئی تھی۔ پری گل اچھل کر سٹول سے اتر گئی۔ پری گل یہاں ہو یا تم وہاں، فرق کیا پڑتا ہے، چلو پری گل اوپر۔ وہ ڈپٹ کر بولی۔ وہ میز سے چابی اٹھا کر بھاگ لی۔ بات سنو میاں۔ انہوں نے سفید کرتے پاجامے میں ملبوس وقار سے تیمور کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ پری گل بہت معصوم ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ تیمور سناٹے میں رہ گئے۔ غور کرنا، سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ باہر نکل گئی۔ تم وہاں کیا اس کی خدمت گار بنی بیٹھی تھی؟ وہ اوپر آ کر ناگواری سے گویا ہوئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ بند گھر میں بلا کون آ رہا تھا، اور یہ ظفر کس قدر غیر ذمہ دار ہے، حالانکہ کہہ دیا تھا۔ خدا معلوم کہاں مارا مارا پھرتا ہے۔ ایک ان لوگوں نے افطار کے بعد کھانے کی پخ لگا دی، حالانکہ میں نے کتنا کہا کہ بچی گھر میں اکیلی ہے۔ ظفر کا کوئی بھروسہ نہیں، اور ہوا بھی وہی۔ پری گل، حلق میں کانٹے بھی پڑ رہے ہوں تو اس کے پاس پانی مانگنے نہ جانا۔ کس کے پاس؟ اسی کے پاس جس کا نام بھی سننا مجھے پسند نہیں۔ جی مضبوط کر کے رکھتے ہیں، سہاروں کے بغیر بھی انسان کو وقت کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ خیر سے 16واں برس لگ چکا ہے، بچی نہیں ہو۔ اس شخص کی نظر صاف نہیں، اپنا آپ عورت کو خود بچا کر رکھنا پڑتا ہے، پہرے دار ساتھ نہیں چلتے۔ وہ حیرانی سے سوچتی رہی۔ اتنے اچھے تو ہیں تیمور بھائی، اور صاف نظر کیسی ہوتی ہے، اتنے تو شریف ہیں، پر اماں جان کو کون سمجھائے؟ حالانکہ تیمور کا پروگرام عید کے بعد ہی افتتاح کا تھا کہ وہ آرام سے افتتاح کریں گے، لیکن 20ویں روزے کو ہی تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو انہوں نے کلینک آنا جانا شروع کر دیا۔ اس دن الوداع کا جمعہ تھا، جس دن اماں جان افطار پارٹی اٹینڈ کرنے گئی تھی، اور پھر وہاں سے واپسی پر انہیں ایک جملہ غور کرنے کے لیے دے گئی تھی۔
जिसे सोच सोच कर उनका दिमाग माउफ हो गया। और वो एक रोशन ख्याल इंसान थे, मुसाइब का शिकार थे, रूहानी कर्ब में मुब्तला थे। तमाम ज़िंदगी घर से लाताल्लुक़ रहे। औरतों की सियासत उनकी समझ से बालातर थी। उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि उनके ख़ानदान की ख़वातीन सीनों में मरूसी नफ़रतें समेटते दिन रात सुलगती रही हैं। इस कदर रोशन बहतान पर उनका जी तो ये चाहा था कि वह खड़े खड़े इमारत का ये हिस्सा खाली कर दे। यानी हद होती है, क्या सोच कर अम्मा जान ने इतनी बड़ी बात कह गई। और ये भी ना सोचा, खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई बात सचमुच होती भी तो सरासर तौहीन उन्हीं की ज़्यादा थी। भला मर्द का क्या जाता है। वाकई उन्हें अम्मा जान जैसी मकूल खातून के मुंह से ये आमियाना सी बात जहर में बुझा हुआ तीर बन कर लगी थी। कई दिन चुभन होती रही, आहिर आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो गई कि कोई ताज़ा वाक़या रूनमा न हुआ था। और ज़फ़र उनसे उसी खुशदिली और एहतराम से मिलता रहता था जिससे उन्हें एक गुना इत्मीनान सा हुआ। ईद के दिन तो वो ज़रूर अपनी सहेलियों से मिलने जाती थी, अपना ईद का जोड़ा पहनकर पोर पोर सज कर। जब वो जाने लगती थी तो अम्मा जान ज़फ़र को हदायत समेत उसके साथ कर देती। तब वो झुला जाती, क्या कोई मुझे अकेला देख कर खा जाएगा। हर जगह ज़फ़र भाई को ज़रूर लेकर जाओ। ख़तरा तो मुझे महसूस हो रहा है। मुझे तो लग रहा है तुम्हारे जहेज़ का सबसे अहम आइटम मैं ही हूँगा। और औरतें मिस्र की औरतों की तरह फल की बजाय अपनी उंगलियां काट लेंगी कि हाँ, एक किस कदर खूबसूरत गुलाम आया है दुल्हन के जहेज़ में। ज़फ़र की बर्जस्तगी पर अम्मा जान भी मुस्कुराए बगैर न रह सकी। वो भी हंसती हुई नाचार ज़फ़र के साथ चल दी और जो उसे उसकी सहेली के यहाँ पहुँचाकर अपनी मोटरसाइकिल उड़ा ले गया था। दोपहर को जब वो ऊपर जाने के लिए बढ़ी तो ये देखकर हैरान हुई कि क्लिनिक के अंदरूनी दरवाजे का पर्दा हवा से हिल रहा था। हाय, ये तैमूर भाई को ईद के दिन भी चैन नहीं है। वो अपनी मखसूस छप के साथ अंदर दाखिल हुई। ईद मुबारक तैमूर भाई। तेज़ी से कलम चलाते हुए तैमूर ने चौंक कर सर उठाया। ईद मुबारक। उन्होंने झुककर दोबारा लिखना शुरू कर दिया। इसका मतलब है हम चले जाएं, ईदी वसूल ना करें। वो उन्हें इस तरह लाताल्लुक देखकर चिढ़ गई। जी हाँ, उनका लहजा खुरदरा था। कितने ख़राब हैं आप तैमूर भाई, महज ईदी की वजह से इतने रूड हो रहे हैं। हमारा है ही कौन। एक अम्मा जान ईदी देती हैं, एक सामिया दोस्त की अम्मी। ज़फ़र भाई कहते हैं बेरोज़गार हूँ। तैमूर को उसके सादा से अंदाज पर तरस सा आ गया। उन्हें इस पर पिंजरे में फड़फड़ाती चिड़िया का गुमान हुआ। ये पिंजरा उसकी बूढ़ी दादी के हाथों से बना था। ईदी भी देंगे भाई, हम तो मजाक कर रहे थे, बैठो। उनके दिल में कोई चोट नहीं था। फिर सादगी से बैठने को कह दिया, मगर वो बैठी नहीं। उन्होंने सर उठाकर उसे देखा। सब्ज़ कामदानी के दुपट्टे से उसका पूरा वजूद छुपा हुआ था। छोटे छोटे बालों को उसने क्लिप में मुकेद कर रखा था। फिर भी दो चार लिटें इधर उधर झूल रही थी। कानों में चांदी के भरे भरे झुमके थे जिनकी वजह से वो कुछ बड़ी बड़ी लग रही थी। एकदम उन्हें एहसास हुआ, अम्मा जान जो इस कदर मोहतात हैं गलत नहीं है। उन्होंने कमीज़ की साइड जेब से पर्स निकाला और 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। इतने सारे नहीं तैमूर भाई, अम्मा जान कहेंगी इतने सारे पैसे किसने दिए। आपका नाम लूँगी तो गुस्से होंगी, तो फिर नाम मत लेना। वो मखसूस शफीक से अंदाज में मुस्कुरा दिए। दरअसल मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती तैमूर भाई। बहुत अच्छी बात है, वो बोले। तैमूर भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने आपसे ईदी लेकर पिटना है। अम्मा जान को थोड़ी बताऊंगी कि मैं आपको भी ईद मुबारक देकर आ रही हूँ। बहुत नाराज़ होंगी वो। सच, अभी तो तुम कह रही थी तुम उनसे कोई बात नहीं छुपाती। गलती होगी, मैं तो दरअसल ये देखने आई थी कि आखिर आप ईद के रोज़ यहाँ क्या कर रहे हैं। घर में बहुत शोर था, मुझे ज़रा सुकून से कुछ काम करना था, सो यहाँ चलाया। ईद जिनके लिए होती होगी वो ईद मना रहे हैं। मेरे लिए तो ये मामूल के मुताबिक दिन है। नए कपड़े पहनकर और दिनों से ज़्यादा खाकर ईद हो जाती है। ईद के मायने हरगिज़ ये नहीं। खैर, तुम ईद मनाओ, क्यों यहाँ खड़ी होकर बोर हो रही हो। बोर तो मैं ऊपर जाकर भी होंगी। आपसे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा है तैमूर भाई। आप इस कदर अच्छे हैं, पता नहीं अम्मा जान आपको नापसंद क्यों करती हैं। कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है। तुम और ज़फ़र मुझे अच्छा समझते हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। बहुत कनात पसंद आदमी हूँ। वो दोबारा लिखने में मसरूफ़ हो गए। अरे तैमूर भाई, आज के दिन तो छुट्टी कर लेते, कमाल आदमी है आप। ज़फ़र पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गया। परी गुल को देखकर ठटक गया। अरे तुम आ गई, मैं तुम्हें लेने गया था। सामिया ने बताया तुम घर चली गई हो। अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई। अब दोनों ऊपर जाएंगे तो अम्मा जान समझेंगी मैं तुम्हें लेकर आ रहा हूँ। उन्हें मत बताना कि तुम अकेली वापस आई थी। आप बेफिक्र रहें, आप पोलका का साटा साथ लेकर चले तो मैं उनसे बिल्कुल नहीं कहूँगी। वह अदाए बेनियाजी से गोया हुई। देख रहे हैं तैमूर भाई, ब्लैकमेलिंग। ज़फ़र लाचारी से बोला। तैमूर मुस्कुरा दिए, फिर बोले, ऐसा करो, आज ईद का दिन है, मेरी तरफ से
ईद का तोहफा पोल का कसाटा परी गुल को खिला दो और तुम भी खा लो। उन्होंने वही 100 का नोट जो परी गुल को देने के लिए निकाला था जफर की तरफ बढ़ा दिया। ये तो आपके साथ ज्यादती है तैमूर भाई, आप हमारे घर में बैठे हैं, ईद का दिन है और हमने आपकी कोई खातिर मदारत नहीं की। अरे कोई बात नहीं, घर की बात है। उन्होंने इसरार किया। तो फिर कब ले आते हैं? बर्तन बर्तन तो यहाँ है नहीं, कसाटा कैसे काटेंगे? जैसे तुम पसंद करो। जफर बाहर चला गया। बराबर ही में मेडिकल स्टोर था। तैमूर भाई, हमने आपको परेशान किया है ना? अरे नहीं, बल्कि तुमने तो आकर रौनक कर दी है, वो रवादारी से बोले। थोड़ी देर बाद जफर वापस आया। तीनों ने मिलकर आइसक्रीम खाई। तैमूर भाई, आप घर क्यों नहीं गए? जफर ने पूछा। आज फरा आएगी, मैंने उसे यहीं बुलाया है। घर पर वो दूसरे घर वालों को देखकर मचल जाती है, फिर बहलाना मुश्किल होता है। हाय तैमूर भाई, फरा से हमें भी मिलवाइएगा, सुना है आपकी बेटी बहुत प्यारी है। हाँ, वो मुस्कुरा दिए। पता नहीं औरतें इतनी अहमक क्यों होती हैं, इतने अच्छे आदमियों को छोड़कर चली जाती हैं। उसे अफसोस हुआ। जफर ने घूर कर पड़ी गुल को देखा, लेकिन तैमूर उसके मासूम अंदाज पर मुस्कुरा दिए। फराह तो आपको बहुत प्यार करती होगी। बहुत, वो इख्तिसार से बोले। चंदा भाभी कितनी जालिम है, कितना सख्त दिल है उनका। जफर भाई, भला तैमूर भाई से अच्छा आदमी मिल सकता था? तैमूर भाई कितने हैंडसम हैं, फिर इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतना अच्छा घर है, वो कहे जा रही थी। जफर और तैमूर मुस्कुरा रहे थे। पोलका खाकर मस्का लग रहा है, पहले लगाती तो बात थी। जफर ने छेड़ा। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वो बुरा मान गई। अरे यार, मत तंग करो परी को। तैमूर ने मुस्कुराकर जफर को बाज रखा। तैमूर भाई, जब फरा आएगी तो आप हमें कैसे बुलवाएंगे? उसे परेशानी हुई। मैं फराह को ऊपर भेज दूंगा। ये ठीक है, वो खुश हो गई। चले जफर भाई, पोलका तो खा ली, अब ढंढोल का भी खा ले। ढंढोल का? तैमूर ने उलझ कर जफर को देखा। डंडे डंडे से बना है, आपको नहीं मालूम? इमरानियात और लसानियात की माहिर है ये परी गुल। जफर हंसकर खड़ा हुआ। तैमूर बेसाख्ता कहकहा लगा बैठे। अरे आखिर ये बच्ची है कौन? अम्मा जान चश्मा नीचे किए फराह को घूर रही थी, जो दरवाजे में सहमी हुई खड़ी थी। पापा कह रहे थे ऊपर आंटी रहती हैं, सलाम करके आओ। वो हिकलाकर महीन सी आवाज़ में बोली। मगर बच्ची, आखिर तेरा पापा है कौन, क्या नाम है? वो उलझी। उनका नाम तैमूर आगा है, वो सहम कर बोली। अम्मा जान की पेशानी पर लातादात बल पड़ गए। वो दरवाजे के सामने से हट गई। आ जाओ। उनका लहजा सर्द सा हो गया। फरा अंदर आई। जफर, ये तैमूर की बेटी आई है, वो ये कहकर वो बच्ची खाने में चली गई। परी गुल झट कमरे से बाहर आई और 3-4 साल की गुड़िया सी फराह को उचक लिया। किसके साथ आई हो? वो सरगोशी में बोली। मम्मी के साथ। वो घबरा रही थी। मम्मी क्या पापा के पास बैठी हैं? परी गुल ने इश्तियाक से पूछा। फराह ने नफ़ी में सर हिला दिया। वो नीचे गाड़ी में है। जफर ने भी आकर फराह को प्यार किया और बातें की। फराह, बताओ मम्मी अच्छी हैं या पापा? उसने फराह का रुखसार चूमा। मम्मी, वो आराम से बोली। हाय खबरदार, जो तुमने हमारे तैमूर भाई को बुरा कहा। फराह सहम गई। परी गुल हंस पड़ी। अच्छा बताओ, पापा अच्छे क्यों नहीं हैं? उसने बाकायदा इंटरव्यू शुरू कर दिया। वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? उसने बसूर कर कहा। यह बात तुमने अपनी मम्मी से नहीं पूछी? बहुत ख़राब है तुम्हारी मम्मी, हमारे इतने अच्छे तैमूर भाई को दुखी कर दिया। फराह आंखें पटपटाते हुए उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। अरे बड़ी की बच्ची, क्या अहमकाना बातें कर रही हो, इतनी सी बच्ची है। जफर ने टोका। जाकर कह दिया ना उसने अपनी मम्मी से। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। कह दे तो कह दे, हम डरते हैं। थोड़ी देर बाद जफर फराह को नीचे ले गया। अम्मा जान फ़ौरन परी गुल के पास आई। अरे तुम्हारी समझ में एक मर्तबा की कही बात क्यों नहीं आती? वो गरजी। जी, तुमने क्यों कमर कस ली है मुझे जलील करवाने पर? कल को तैमूर की माँ और नानी की बातें आखिर मुझे ही सुनना पड़ेंगी। मैं तैमूर के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करती, तुम उसके बच्चे आंखों पर उठाए फिर रही हो। अरे लड़की, होश के ना हो लो, तुम इस ख़ानदान से वाकिफ़ नहीं, मैं तुम्हारे भले ही को कह रही हूँ। अच्छा अम्मा जान, माफ़ कर दें, गलती हो गई। वो उनके गले में झूल गई और इस अंदाज पर अम्मा जान भी ठंडी हो गई। बेटी कोई वजह है जो मैं इतनी एहतियात करती हूँ, बड़ों की बात समझने की कोशिश करते हैं। वो बाहर चली गई। उसने खिड़की से बाहर नीचे झांका। चंदा भाभी और फराह जा चुकी थी। इम्तिहानों का मौसम भी गुजर गया। दिन बेकैफ गुजरने लगे तो उसने गुलराना सेंटर ज्वाइन कर लिया। कपड़ों की तराश खराश, कढ़ाई बुनाई, हर दम की मसरूफियत हो गई। जीने चढ़ते हुए वो हिलते पर्दे से कभी तैमूर की झलक देख लिया करती थी, मगर फिर कभी अंदर नहीं गई। कभी जफर उन्हें ऊपर ले भी आता तो वो अम्मा जान के डर से सामने नहीं पड़ती थी। ना उन्होंने ही कभी पूछा कि परी गुल कहाँ है।
उस दिन वो अपनी कमीज़ का खूबसूरत सा गला बना रही थी। अम्मा जान पोती के सुघरापटे को खुशी से देख रही थी, बल्कि फूले नहीं समा रही थी। मान सफ़ेद खूबसूरत सी फ्रॉक में मलबूस फरहा आ गई। दोनों दाती पोती चौंक उठी। फरहा ने मासूम से अंदाज में सलाम किया। अम्मा जान रूखे से अंदाज में दुआ देकर बाहर चली गई। अरे फरहा, तुम किसके साथ आई? पापा मुझे स्कूल में लेने आए थे। मम्मी को पता है? हूँ, उसने इस बात में सर जवाब दिया। पापा ने भेजा है ऊपर। नहीं, मैं खुद आई हूँ। मैंने पापा को बताया था कि मुझे बड़ी आंटी बहुत अच्छी लगती हैं। फिर उसके अंदर इश्तियाक जगा। पापा ने कहा मुझे भी अच्छी लगती हैं। हूँ, उसने झुककर फराह का मुंह चूम लिया। बात यह है कि हम हैं ही अच्छे, सबको अच्छे लगते हैं। वो शरारत से हंसी। अम्मा जान ने अंदर वारिद होकर फराह का हाथ थामा। आओ बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास छोड़ आऊँ। परीगुल ने हरासा होकर अम्मा जान की शक्ल देखी। वो फराह को लेकर चली गई, लेकिन जाने क्यों परीगुल को होल सा आ रहा था। जैसा तुम्हारे बारे में सुना था मियाँ, इससे भड़कर पाया। कैसा होनहार सपूत है आसफा का। बेटी से कहलाकर भेज रहे हो कि परीगुल अच्छी लगती है। अरे तुम ये कहने वाले कौन? तुम अपने माल में मस्त, हम अपनी खाल में मस्त। इतने भी गे गुजरे नहीं हैं हम। और तुम्हारी तो उम्रें गुजर गई लड़कियां पसंद करते हुए। लाखों में एक मिल भी गई थी, मगर तुम अपनी आदत से मजबूर 4 दिन घर में औरत न रख सके। शरीफ मर्द तो बुरी से बुरी निभाह जाते हैं। देखो मियाँ, अपनी हद में रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। तैमूर की शरियानों में ज्वार भाटा उठ रहा था। वो सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं थी, बल्कि उनकी करीबी अजीज़ थी। उन्होंने अपनी इस कदर तहीन महसूस की कि बस नहीं चल रहा था, कहीं रूपोश हो जाए। वो नामी ग्रामी डॉक्टर जिसके आगे पीछे लोग हाथ बांधे फिरते थे, और ये बुजुर्ग खातून उन्हें दो कोरी का करके रख देती हैं। ऐसे क्या सुरखाब के पड़ लगे हैं इनकी पोती में? क्या दुनिया में हसीन लड़कियां नहीं होती? उनके अंदर लावा उबलने लगा। अजीब बदगुमान किस्म की खातून है ये, अजीब जहनीत है। उन्होंने फैसला कर लिया, वो ये हिस्सा फ़ौरन से पेशतर खाली कर देंगे। हर चंद के इस इलाके में उनकी प्रैक्टिस बहुत चमक उठी थी। उनके कई प्लाट थे, लेकिन अभी वहाँ आबादी नहीं थी, इसलिए वो कुछ बना नहीं पाए थे। जफ़र की राय पर ही वो यहाँ चले आए कि उनकी बेहद इज्जत करता था। उनकी बेटी टकर टकर कभी बाप को कभी अम्मा जान को देख रही थी कि वो कुछ बोले बिना अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गए। वो सुलगते जहन से कार ड्राइव कर रहे थे। फराह को उसकी नानी के हाथ ड्रॉप करके वो मजीद बोझल से हो गए। उनका उबलता खून ठटक गया। उन्होंने हॉर्न भींचकर आज के वाक़ये को कई मरतबा अपने जहन में दोहराया। बहुत देर गाड़ी इधर उधर घुमाई, फिर खुद पर कंट्रोल करके क्लिनिक की तरफ वापस पलट गए। अगले रोज़ उन्होंने क्लिनिक के दरमियानी दरवाजे का पर्दा उठाकर दरवाजे पर डाल दिया और मुलाजिम लड़के से कहा, 5 बजे तक किसी मरीज़ को अंदर नहीं भेजना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। 4:45 के करीब सफ़ेद चादर लपेटे, स्याह चरमी बैग कंधे पर लटकाए, वो खुशकामद जीने की तरफ बढ़ी। पड़ी गुल, उन्होंने भारी और काफ़ी ऊंची आवाज़ में पुकारा। उसने चौंक कर क्लिनिक के खुले दरवाजे की सिम देखा। जी तैमूर भाई, ज़रा मुझे एक गिलास पानी निकाल कर दे दो। उन्होंने सर हाथों से थाम रखा था। आपकी तबीयत ठीक नहीं? उसके सभी चेहरे पर परेशानी दौड़ने लगी। हाँ, कई दिनों से वो उसी तरह सर थामे हुए थे। उसने पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। ये लीजिए। तैमूर ने सर ऊपर किए बगैर गिलास की सिमत हाथ बढ़ाया। बजाय गिलास के परीगुल का हाथ उनके मजबूत हाथ में था। पहले लम्हे परीगुल से इसे इतफाक समझी, दूसरे लम्हे उसके वजूद में झक्कर चलने लगे। तैमूर के हाथों की रूह उसके वजूद में दौड़ने लगी। थोड़ा अच्छा लगा तो ज़्यादा बुरा, इससे पेशतर वो कार्रवाई करती। तैमूर ने गिलास थाम लिया और इसी तरह सर नीचे किए पूरा गिलास एक सांस में पी गए। बज़ाहिर उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन परीगुल की सांस बेतरतीब हो गई। उसने ये भी नहीं पूछा कि मैं जाऊं, बस खुद ब खुद बाहर आ गई। जीने तय करते हुए उसने बेतहाशा सोचा, क्या इत्तेफाक था? हाँ, इत्तेफाक था। इससे पेशतर कभी ऐसा नहीं हुआ। उसने खुद ही जवाब दिया। खैर, ऐसा इत्तेफाक हो ही गया था तो ये क्या हुआ था मेरे अंदर? क्या किसी के हाथ थाम लेने से ऐसा होता है? जफ़र भाई तो दिन में 10 बार हाथ मोड़ देते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। तैमूर भाई ने मेरा हाथ सख्ती से तो नहीं दबाया था, बहुत नरमी थी उनके हाथ में, जैसे किसी ने तितली के पर थाम रखे हों। उसका जहन उलझ गया। रात तक सैकड़ों मरतबा उसने वो कैफियत दोहराई, हज़ारों मरतबा तौबा की। कई रोज़ तक वो दबे पाँव उनके क्लिनिक के सामने से गुजरी। मुबादा वो देख लें, वो उसे आवाज़ दे डालें, वो उनका सामना क्यों नहीं करना चाहती थी? क्यों? ये खुद उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ज़िंदगी इस कदर तन्हा और अलग थलग गुजरी थी कि वाकई उसे लोगों की शराफत के मेयार करना नहीं आते थे।
मेयार कायम करना नहीं आते थे। बस जो शख्स उसके साथ नरमी से बोलता, नज़र नीची रखता, वो उसके नज़दीक बेइंतहा शरीफ और जो देखे ही चला जाए वो लोफर। लहज़ा तैमूर भाई ने तो कभी इस अंदाज में नहीं देखा जैसा कि बदतमीज़ से लोग देखते हैं। उसका मतलब है बहुत शरीफ आदमी है। फिर इस दिन वो क्या था? शायद उस दिन उनकी तबीयत ख़राब थी, शायद उनका ज़हन कहीं और पहुंचा हुआ था। परेशान भी तो बहुत रहते हैं। घर टूटा है आखिर उनका। चंदा भाभी उनकी पसंद थी, उनकी मासूम बेटी उनसे दूर रहती है। उसका जहन साफ हो गया। आज वो कतरा कर नहीं गुजरी बल्कि मामूल की चाल से गुजरी। तैमूर दरवाजे पर खड़े इंजेक्शन रोशनी की सिमट किए कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, उसने आदतन सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, ठीक। उन्होंने नज़रें दोबारा इंजेक्शन की तरफ मोड़ ली। जी हाँ, वो सादगी से मुस्कुरा दी। आज चुपके से क्यों नहीं गुजरी? धक धक दिल का काम भर गया, पेशानी पर तक कतरे चमके। जी? उसने उन्हें परेशान नज़रों से देखा। भाई रोज़ाना तुम इस तरह दबे पाँव गुजरती हो जैसे मुझसे छुपना चाह रही हो। मैं समझा शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। उनका लहजा मानी खेज हो गया। पसीने के कतरे गर्दन से लुढ़के गिरेबान में आ गिरे। शरीफ आदमी बहुत शराफत से बात कर रहा था, फिर भी बात मायूब सी लगी। क्यों? फिर ये बात समझ में नहीं आई। परीगुल जी, अंदर आओ, देखो फरा ने कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है। वो सामने से हट के वो अंदर चली आई। वही चादर सर से पांव तक, वही चर्मी बैग कांधे पर लटका हुआ जिसमें सुई धागे कैंचियाँ कपड़े वगैरह भरे पड़े थे। काम करने के बाद का सुता सुता चेहरा, थके थके कदम। उन्होंने रोल किया हुआ ड्राइंग पेपर उसके सामने खोल दिया। एक प्यारी सी चिड़िया की तस्वीर बनी हुई थी। ये फरा ने बनाई है? उसने इश्तियाक और हैरानगी से देखी। लगता है बहुत हुनरमंद बनेगी मेरी बेटी। वो उसके बराबर खड़े हो गए। उंगलियां तो तुम्हारी भी मुसव्वरों जैसी हैं। आपको दस्त शनासी भी आती है? बहुत हाथ देखे हैं लेकिन तुम्हारी उंगलियां वाकई बहुत खूबसूरत हैं, फनकाराना उंगलियां हैं। उन्होंने हाथ थाम लिया। अच्छा बताएं मेरी किस्मत कैसी है? बहुत अच्छा उठान था। उनके कांधे से काफ़ी ऊंची थी। ये उम्र तो खुशबूदार होती है, लड़की खुद ब खुद रोम रोम में उतर जाती है। लेकिन वो तो बहुत मजबूत मर्द थे, इसीलिए वो मुतमिन थी। अपना गुलाबी हाथ उनके हाथ में दिए खड़ी थी। भाई तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। सच? वो बेइंतहा खुश होगी। परिगुल तुम्हारे नज़दीक अच्छी किस्मत कैसी होती है? उन्होंने उसके मुस्कुराते चेहरे को बगौर देखा। बताऊं? वो पुरजोश हुई। हाँ हाँ, पता है अच्छी किस्मत किसे कहते हैं? जब इंसान बहुत खुश रहता है। अच्छा? तैमूर को ताज्जुब हुआ कि वो काफ़ी संजीदा नुक्ता नज़र रखती थी। अच्छा, इंसान बहुत खुश कब रहता है? उन्होंने पुरशौक नज़र उस पर टिका दी। जब हर चीज़ इंसान की पसंद के मुताबिक हो। वो बोली। वो वाकई बहुत संजीदा हो गई थी। हर चीज़ से क्या मतलब है तुम्हारा? तोबा अल्लाह, आप सवाल कितने करते हैं। वो थोड़ी सी आजिज़ हो गई। भाई हर चीज़ यानी हर चीज़? वो उलझ गई। चलो कोई एक चीज़ बता दो ताकि मैं तुम्हारे हाथ पर देखूं वो तुम्हें मैसर आएगी या नहीं। वो सोच में पड़ गई। मसलन इंसान आज़ाद हो, कोई उसे रोके टोके नहीं, खा वो जहन्नम में कूद रहा हो। तैमूर ने बात काट डाली। ऐसा कोई पागल नहीं होता। वो बुरा मान गई। एक बात कहूँ परिगुल? जी? वो हमतन गोश हो गई। परिगुल दरअसल कोशिश तकदीर होती है, खुदा का भी फरमान है, जो कोशिश करता है पाता है। उन्होंने उसे समझाया। जैसे कि तुम चाहो कि मैं उठा लूं। उन्होंने पेपर वेट की तरफ इशारा किया। लेकिन ये सोचने से तुम्हारे हाथ में नहीं आ जाएगा, तुम्हें आगे भरकर हाथ से उठाना होगा। तुम खुश रह सकती हो परिगुल, जो चीज़ चाहती हो पा सकती हो कोशिश से। अच्छा बताओ तुम क्या हासिल करना चाहोगी सबसे पहले? फिर तुम्हारे हाथ से पता चलेगा कि खुदा तुम्हारी कोशिश को कामयाब करेगा या नहीं, क्योंकि अल्लाह ही की रज़ा से कामयाबी मिलती है। बाज़ुकात वो जिद्दोजहद कबूल कर लेता है, बाज़ुकात नहीं, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि इंसान के लिए क्या बेहतर है। बताओ अपनी तमन्ना। कोई भी नहीं। वो झीम गई। इतनी बड़ी लड़की और कोई तमन्ना नहीं? वो मुस्कुरा दिए। मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरी तमन्नाएं एक दो नहीं बहुत हैं। उसकी हथेली गुलाबी और मासूम थी। किसी मर्द ने असफल जज्बात के साथ उसे छुआ नहीं था। भरी भरी सुर्ख लहर देती हुई लंबी उंगलियों वाली हथेली। तैमूर का मंशा हरगिज़ ये नहीं था, मगर उन्होंने नरमाहट से उसकी हथेली के गुदास को महसूस कर लिया। बिजलियां शायद ज़मीन से उसके पाँव में और पाँव से वजूद में दौड़ी थी। फिर वही उसका दिमाग तप गया। तैमूर भाई आप वाकई अच्छी आदमी नहीं है। वो हद दर्जा साफ गो थी, ज़रा ना चुकी। परिगुल ने अपना हाथ खींच लिया। तैमूर मुस्कुरा दिए। परिगुल एक बात सुनो, क्या मैं एक ऐसा आदमी नहीं जिसे पसंद किया जाए? तुम्हें कसम है, सच बताना। परिगुल सन्नाटे में रह गई। परिगुल मैं जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था वहाँ एक से एक हसीन लड़की थी। मुझे आज तक इस बात पर फख्र है
कि मैं वहाँ भी बेहद मजबूत साबित हुआ। डॉक्टर बन गया, घर वालों ने शादी कर दी, ये कहकर कि चंदा बेहद अच्छी लड़की है। मैंने उन सब की खुशी पूरी कर दी। लेकिन अम्बा जान तो कह रही थी चंदा भाभी आपकी पसंद थी। हरगिज़ नहीं, मैंने सिर्फ तस्वीर देखकर उसे पसंद किया था और बस। और अम्मा जान ने तो और भी बहुत कुछ कहा है, क्या मुझे इल्म नहीं? मगर मैं सफाई पेश करना अपनी तौहीन समझता हूँ। मैं दूसरों के फैसलों की भेंट चढ़ा हूँ। मैं मेरे सारे खुद सर लड़की मंड दी गई थी। बहनें अमूमन हसीन भाभी तलाश करती हैं और माँ दौलतमंद बहू। मेरे घर वालों को काफ़ी हस्बे पसंद चीज़ मिल गई थी। वो गहन लगा चंदा था। उसे मेरी तन्हाई पसंदी से चिढ़ थी और मुझे उसकी सोशल सरगर्मियों से। जब गिरा खुलती नहीं तो डोर काटनी पड़ जाती है। परिगुल, बताओ क्या मैं ऐसा शख्स नहीं जो पसंद किया जा सके? परिगुल हक्का बक्का खड़ी थी, चादर सर से फिसल कर कांधों पर पड़ी थी। उसने तैमूर की सिम देखा। बरसात का खुशबू देता नाग हो या औरत के लिए शिद्दत से सोचता मर्द, न नागन बच पाती है न नारी। दोनों पर बहुत रूप आता है, दोनों बेबस हो सकती हैं। जिस तरह नागन मन चाहे नाग के काबू में आ सकती है और किसी ताकत के बस में नहीं, बिल्कुल इसी तरह औरत सिर्फ एक के काबू में खुशी से आ सकती है, जो मर्द जी को भा जाए। फिर औरत बहुत बेनियाज हो जाती है और मसरूर भी। वो थोड़ी छोटी थी, थोड़ी बड़ी। तैमूर औरत बरत चुके थे, उनका तीर कैसे खता जा सकता था? वो बैग संभाल कर बाहर निकल गई। चाल ऐसी ही थी जैसे बेरियों पड़े पाँव से कोई चल रहा हो। तैमूर को यहाँ रहते हुए, यानी निचला रिहायशी हिस्सा इस्तेमाल करते हुए और क्लिनिक चलाते हुए 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। वो बहुत कम ऊपर जाते थे। उस दिन के बाद परिगुल ना कभी उनके रिहायशी हिस्से में आई ना क्लिनिक में। वो अब जब कभी ऊपर जाते बड़ी छप से जाते थे। परिगुल एकदम हवास बाख्ता सी नजर आने लगी थी। वो मुश्किल मुस्कुराहट जब्त करते, कभी उनके सामने से कपड़ा उठाकर कढ़ाई की तारीफ करते हुए बेसाख्ता आगे होकर कहते, साढ़े वेरे भी कदी आओ जी। परिगुल काम कर रह जाती। उसे इस बेपनाह पुरकशिश मर्द से खौफ आने लगता, लेकिन दिल ये भी चाहता वो सामने से जाए नहीं। वो सिर्फ 5 मिनट बाद ही जाने को उठ खड़े होते। परिगुल का बेसाख्ता जी चाहता उन्हें बांध कर बिठा दे और कहे, मैं 1000 इधर उधर काम करती फिरूं, आप मगर यही रहिए। पता नहीं क्या बात है, पहल अमूमन मर्द करता है, औरत उसकी पहल का 2 तरह जवाब दे सकती है, हाँ में भी और ना में भी। जो हाँ कह देती है फिर वो हर लम्हा जान देती है। एक हाँ की ऐसी सज़ा पाती है, ऐसी सज़ा पाती है कि मैं बेसाख्ता कह उठती है, जो मैं जानती प्रीत करे दुख होवे, नगर ढंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। ढंढोरा तो नहीं पीट सकती, बस लकीर पीटती रह जाती है। औरत कभी मुंह फाड़ कर नहीं कहती कि हाँ। जो मर्द आरजुमंद होता है उसे औरत की हाँ और ना दोनों की खूब समझ आती है। पहली नज़र पैगाम रसा होती है और दूसरी तालब, फिर जवाब मिलने के बाद की नज़र होती है, जो इस तरह सुलगाती है जैसे गीली लकड़ी। आजकल वो गीली लकड़ी थी। बहुत बास मर्द बहुत सताते हैं, कभी किसी का तस्करा करके जी जलाते हैं, कभी आकर फ़ौरन चले जाते हैं। दिल और नज़र प्यासे रह जाते हैं, हालांकि खुद भी जलते हैं, मगर जाने किस जज्बे की तस्कीन करते हैं। जू जू औरत तड़पती है, मर्द की तमानियत भरती है। ऐसे ऊंचे ऊंचे कहके लगाता है जैसे महमूद गज़नवी मंदिर ढा कर आ रहा हो। सब ऐसे नहीं होते, मगर ऐसे भी होते हैं। शायद तैमूर ऐसे ही थे, आग लगाकर अनजान बन गए थे। वो गुजरती तो कभी ना बुलाते, ऊपर आते तो फ़ौरन चले जाते। एक घूंट प्यास भराता है, बुझाता नहीं। हाँ, कभी ऐसा होता, देखते कि वो बेहद उदास है तो कोई ऐसी बात कर देते जो सूखे धानों पर पानी का काम कर जाती, मगर ये राशन 1-2 माह में ख़त्म हो जाता। कैसी छोटी सी उम्र थी, कितनी बड़ी सी दीवानगी। सोहनी के पास 1000 बहाने थे, उसके पास एक भी नहीं। अब तो कोर्स भी मुकम्मल हो चुका था। पता नहीं, अच्छी भली मोहब्बत शुरू होती है, फिर इसके बीच अनाज न जाने कहाँ से आ जाती है। पहल तैमूर कर ही चुके थे। वो दराना उनके पास जा सकती थी, लेकिन ये हकीकत है, मर्द अनजान हो रहा हो तो औरत उसे वादा याद दिलाने की कोशिश करने की बजाय खामोश हो जाना पसंद कर लेती है। अगर वो बाशऊर हो, वो खामोशी थी कि काफ़ी बाशऊर थी। उसने कई दिन पहले भी एक लड़की को क्लिनिक आते देखा, उस दिन भी और आज भी। चेन पड़े ग्लासेस उसके गले में झूल रहे होते, वो जिद्दी तराश के लिबास में होती और उसके चेहरे पर वापसी में धीमी धीमी मुस्कुराहट होती। अम्मा जान की कही बात उनके कानों में गूंजती, अरे आशिक मिजाज है ये लड़का, एहसास तौहीन से हर उम्र में सुलझा जा सकता है। वो कम उम्र थी मगर सुलग गई। चुपके से जीने का दरवाज़ा खोलकर नीचे आई। अम्मा जान इशा की नमाज में मशगूल थी, जफ़र स्टडी में। मौका गनीमत था, तैमूर बाथरूम में थे।
وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہ اندر گنگنا رہے تھے، وہ باہر تنتنا رہی تھی۔ سرخ کرتے، سیاہ پجامے اور دوپٹے میں ملبوس، دوپٹہ بھی اسکارف کی طرح گردن میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئے تو بری طرح چونک گئے۔ کرتا اور چہرہ ایک رنگ کا ہو رہا تھا۔ زہے نصیب، کیسی بخت آور رات ہے۔ دلکشی سے مسکرائے۔ کیا ہمیشہ کے لیے آ گئی ہو؟ انہوں نے چھیڑا۔ میں اتنی گندی لڑکی نہیں ہوں کہ بغیر باجے گاجے کے آ جاؤں۔ تیمور نے ٹکرا لگایا۔ غصے کی شدت سے پری گل کا تنفس بے ترتیب ہو گیا۔ بات سنائے صاحب۔ وہ آئینے کے سامنے تولیے سے سر خشک کر رہے تھے۔ جو چاہے سنائے، بلکہ بے نقط سنائے۔ پھر اس کے نزدیک آ کر بولے، آپ کو تنگ بھی تو بہت کیا ہے ہم نے۔ وہ لڑکی کون ہے جو شام کو آتی ہے؟ وہ مسکرائے۔ پری گل خاموش رہی۔ پری گل، میں یہاں 5 بجے سے 9 بجے تک بیٹھتا ہوں۔ جانے کتنی لڑکی آتی ہیں، اور ہاسپٹل جہاں میں ملازم ہوں وہاں اتنی خوبصورت ڈاکٹرز اور نرسیں ہیں کہ تم اتنا جلو کہ لکشمن جمعدار کی مسز کی طرح کالی ہو جاؤ اگر انہیں دیکھ لو۔ بات میں تم سے کر نہیں سکتا، مستقبل پلان نہیں کر سکتا، جرت تم میں ہے نہیں، اور میں خالی باتیں کر کے تمہیں بہلا نہیں سکتا۔ اماں جان اگر تم سے پوچھے تو کیا تم یہ سچ انہیں سنا سکتی ہو؟ ظاہر ہے اگر ضرورت ظفر پوچھے تو بھی وہ قطعیت سے بولی۔ تیمور بری طرح چونک پڑے۔ یہ کہاں آ گئی تم؟ کیا سچ مجھ؟ انہیں یقین نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پری گل، جاؤ، اب تم جاؤ۔ وہ بھی ایک دم ہوش میں آ گئی اور بری طرح گھبرا گئی۔ جیسے ہی باہر نکلنے کے لیے مڑی، ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے رخسار پر پڑا۔ جس طرح لوگ موتی ٹانگتے ہیں اسی طرح تجھ میں تربیت ٹانکی تھی، اور اس کی اصلیت سے میں نے تجھے آگاہ بھی کیا تھا۔ تیرے بیاہ کی مجھے کس قدر فکر تھی، پھر تجھے کیا ضرورت پڑ گئی کہ اپنا بر خود ڈھونڈتی پھرے؟ انہوں نے دوبارہ تماچا رسید کرنا چاہا۔ تیمور نے پری گل کو شانوں سے پکڑ کر ایک طرف کر دیا۔ یہ بہت کم عمر اور ناتجربہ کار ہے، مگر میں نہیں۔ کم از کم آپ کسی پر اس طرح ظلم نہیں کر سکتی۔ ارے میاں، تم سے تو خدشہ یہی تھا۔ تمہارے تو چلن ہمیشہ سے یہی ہے۔ یہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل سکتی ہے، میں نہیں۔ اوپر چلو۔ تیمور کو خدشہ ہوا وہ اس کا قیمہ بنا دیں گی۔ اماں جان، آپ اسے کچھ نہیں کہیں گی؟ ارے تم ہوتے کون ہو؟ وہ تیمور پر الٹ پڑی۔ انہوں نے پری گل کو شانوں سے تھام لیا۔ پری گل، اپنی جان پر ظلم نہ کرواؤ، ورنہ میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گا۔ جو فیصلہ کر چکی ہو اماں جان کو سنا دو۔ اماں جان نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہے، اس کا مطلب ہے وہ میرا فیصلہ سن چکی ہیں۔ سن کر انجان کیوں بن رہی ہیں؟ اماں جان کو دل دھڑکنا بھول گیا۔ ہاں جی کرنے والی پوتی کی اتنی لمبی زبان۔ یہ 18 سال کی نہیں ہوئی ہے تیمور، تم مجھ سے نہیں جیت سکتے۔ وہ گھبرائی۔ میری اتنی حسین نازوں کی پالی بچی میں تم جیسے دہاجو کو دے دوں؟ قیامت تک نہیں۔ کتنی سچی ہے میری چھٹی حص، دیکھا میں کیا کہتی تھی؟ وہ پری گل سے مخاطب ہوئی۔ اماں جان، یہ ظفر کی آواز تھی، کیوں بیکار بات بڑھاتی ہیں؟ رہ کیا گیا ہے؟ وہ جانے کب آ گیا تھا؟ اس کی آواز ایک دم بے تاثر تھی۔ تیمور بھائی، باقاعدہ پیغام بھجوائیے، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ چلے پری گل اوپر۔ اس نے تیمور سے نظریں ملائے بغیر کہا اور بہن کو چلنے کا اشارہ کیا۔ پری گل خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ پری گل ہماری بیٹی ہے بھابھی۔ دادی جان آصفہ خانم نے پری گل کو بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ شکست خوردہ تھی اماں جان بے آواز بیٹھی رہ گئی۔ ظفر نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ اب ان کی نند ان کے سامنے بیٹھ کر کچھ بھی کہہ جائیں گی۔ وہ چپ رہیں گی۔ ساری عمر کی برتری، برائی، اقتدار اس لڑکی نے پل میں خاک میں ملا دیا۔ پری گل دراصل اس وقت بہت چھوٹی تھی جب ہم نے تیمور کی چندہ سے شادی کی۔ ہماری ہی غلطی ہے، ہمیں ہی جلدی تھی بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنے کی۔ اگر اب تیمور شادی کرتے تو پہلا دھیان پری گل کی طرف ہی جاتا۔ تیمور کی امی نے پری گل کو محبت سے دیکھا جو دور دور کام میں مصروف تھی۔ لیکن دھیان کیوں جاتا؟ پری تو تیمور سے بہت چھوٹی ہے۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، اب برا بھی نہیں ہے۔ چندہ بسی ہوئی ہوتی تو اب تک 6 بچے تو ہو ہی چکے ہوتے۔ توبہ توبہ، 6 بچے! پری گل نے توبہ کی۔ وہ ڈاکٹر ہے آصفہ۔ پری نے ابھی 11ویں جماعت میں داخلہ لیا ہے۔ ہر چیز میں بہت فرق ہے۔ ان کی آواز اب بھی مدھم تھی۔ وہ بہت زیرک تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ آصفہ اور ان کی بیٹی پورے قصے سے لا علم ہے اور تیمور کی پسند کو یک طرفہ خواہش سمجھتے ہوئے آئی ہے۔ تیمور کی طرف سے تھوڑی سی کدورت کم ہوئی۔ کم از کم اس نے پری گل کا نام تو بیچ میں نہیں نکالا۔ ان کا خیمہ ابھی مضبوط تھا، لیکن وہ جانتی تھی اگر انکار کر دیا تو کمزور بھی پڑ سکتا ہے۔ وہ بہرحال مرد ہے، لیکن دل کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ آصفہ، یہ بھی تو دیکھو، اس کی ایک بچی ہے۔ وہ اپنی طرف سے دیر لگا کر کھونٹا مضبوط کرنا چاہ رہی تھی تو بھابھی
بچی کون سا تیمور کے پاس رہتی ہے، آج ماں کے پاس ہے، کل جوان ہوگی تو شوہر کا گھر آباد کرے گی انشاءاللہ۔ انہوں نے اپنے برف جیسے سفید بچے کچے بالوں کا لیمو سے بھی چھوٹا جھولا بنا لیا۔ پری گل اگرچہ دور دور تھی مگر کچھ کچھ سن بھی رہی تھی۔ اسے دادی کے انداز سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ رہی پڑھائی کی بات، پڑھنے سے کس نے روکا ہے، جب تک چاہے پڑھتی رہے، گھر میں ماشاءاللہ نوکر چاکر ہیں، ہم ہیں، اس پر تو کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہوگی ہمارے ہوتے ہوئے، تیمور کی امی نے دلاسا دیا۔ اختلافات کی دراریں وہ اپنے طور پر بھر رہی تھیں، بیٹے کی خوشی کی خاطر جو بالکل ہی دنیا سے کٹتا جا رہا تھا۔ کتنی لڑکیاں دکھائی تھیں دوسری شادی کے لیے، لیکن تیمور کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ اباز خود کہا تھا وہ ذرا تاخیر کرنا نہیں چاہ رہی تھیں اور اختلافات بھلا کر مومانی کے پاؤں تک چھونے پر تیار تھیں۔ ٹھیک ہے پھر، اللہ کا مالک ہے، پری گل تمہاری بیٹی ہے۔ دونوں ماں بیٹی نے فرت مسرت سے اماں جان کے ہاتھیں تھام لیے۔ انشاءاللہ بہت خوش رہے گی مومانی جان، اب بس دعا کیجیے۔ تیمور کی امی نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ پری گل اس دن کے بعد سے اماں جان سے نظریں نہیں ملا پائی، لیکن رخصتی کے وقت جب ان کے سینے سے لگی تو احساس ہوا وہ ایک سرسبز سایہ دار درخت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو رہی ہے اور ظفر بھائی اکیلے رہ گئے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ وہ تڑپ کر روئی، روتے روتے بے ساختہ کہہ گئی، اماں جان مجھے معاف کر دیجیے گا۔ سب یہی سمجھے وہ اپنا کہا سنا معاف کروا رہی ہے۔ اس معنی خیز معافی کو صرف 3 افراد ہی سمجھ سکے، اماں جان، ظفر اور تیمور۔ اماں جان جلد ہی سر پر ہاتھ پھیر کر الگ ہو گئی تھی۔ تیمور نے پہلی ہی ملاقات میں اسے اس قدر خوشی دی کہ وہ تمام ملال دکھ بھول گئی۔ اس کے گداز ہاتھوں کو ہاتھوں میں تھام کر شرارت سے بولے، میں نے کہا تھا نا، جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے۔ بارے حیا سے پری گل سے نظریں نہ اٹھائی گئیں۔ کہو ہاں، وہ اسے ستا رہے تھے۔ وہ چپ رہی۔ بھائی صحیح بات کے لیے تائید کرتے ہیں، میں نے ٹھیک بات کہی ہے، تمہارا فرض ہے کہ تصدیق کرو۔ کہو ہاں جی۔ وہ شرما گئی۔ اس کی شائستگی اور احترام اور حیا پر وہ مسکرا دیے۔ ایسے ہی تابعداری کرتی رہنا، کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ پری گل نے گھبرا کر نظریں اٹھائی۔ لڑائی؟ بھائی جب ایک گھر میں رہیں گے، ایک چھت کے نیچے بسیں گے، ایک کمرے میں وقت گزاریں گے تو لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ میں تو نہیں لڑوں گی، وہ بے ساختہ بول پڑی۔ تیمور نے وہ مشکل اپنا جاندار کہا روکا۔ تم نہیں لڑو گی، میں تو لڑوں گا۔ کوئی اکیلے کیسے لڑ سکتا ہے؟ آپ لڑیں گے تو میں چپ رہوں گی، آپ ڈانٹیں گے تو خاموشی سے سن لوں گی، پھر آپ کس سے لڑیں گے؟ اوف خدایا، کیا پاگل کر دینے والا انداز تھا۔ ان پر کڑی گزر گئی۔ وہ خوش تھی، لہذا ظفر اور تیمور کے درمیان کے فاصلے پھر مٹ گئے، مگر اماں جان کبھی ان کی اس طرح آؤ بھگت نہیں کرتی تھی جیسا کہ ان کا حق تھا۔ پری گل 2 دن سے رہنے آئی ہوئی تھی۔ ویسے تو ظاہر ہے تیمور کلینک روز آتے تھے، اس کی جھلک بھی دیکھ لیتے تھے۔ اس دن وہ سامیہ کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ واپسی میں اس نے کلینک کا پردہ اٹھا کر جھانکا، تیمور نہیں تھے۔ وہ سمجھ گئیں اوپر ہوں گے۔ آج اس نے سیاہ رنگ کا بے حد خوبصورت لباس پہنا تھا، سیاہ کشمیری کڑھائی کی سوتی گھیردار پشواز اور سیاہ شلوار تنگ پہنچوں کی، کشمیری بوٹیوں سے سجا دوپٹہ۔ آج اس نے اپنے آبائی لباس کی یاد تازہ کی تھی۔ اسے معلوم تھا تیمور اسے دیکھیں گے اور بے حد خوش ہوں گے، اسے اس طرح دیکھیں گے کہ اسے بے حد شرم آئے گی۔ وہ آہستگی سے اوپر آئی۔ کلینک کھلا ہوا تھا، گاڑی باہر کھڑی تھی۔ صوفے سے یقین تھا تیمور اوپر ہیں، مگر اوپر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ آگے بڑھی تو تیمور کی آواز ڈرائنگ روم سے آئی، میں نے آپ کو بالکل صحیح بات بتائی ہے اماں جان، میں بد باطن اور بد نظر نہیں ہوں، یہ خدا بہتر جانتا ہے، مگر مرد ہوں۔ مرد کو کبھی ضد نہیں دلانا چاہیے، اس کے وقار کو ٹھیس نہیں لگانا چاہیے۔ آپ کے تمام شکوے اپنی جگہ درست ہیں، آپ میری بزرگ سے ہی، مگر میری مردانہ انا کو چھیڑنے کا حق میری ماں کو بھی نہیں ہے۔ پری گل اتنی چھوٹی اور معصوم تھی مجھ سے، میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ وہ مجھ سے بہت چھوٹی سے ہی، مگر بہرحال لڑکی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، سب کو اچھی لگتی ہے۔ میں بھی اس کی خوبصورتی کو اسی طرح پسند کرتا ہوں جس طرح خدا کی بنائی ہوئی فطری حسین چیزوں کو پسند کرتے ہیں، مگر میں نے اسے کبھی میری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن آپ نے براہ راست میرے وقار پر حملہ کیا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ۔ یہ شادی میں نے انتقاماً کی ہے۔ یہ میرا عہد تھا کہ میں پری گل میرے لیے آپ سے ضد کرے گی، اپنے منہ سے اقرار کرے گی تو آپ اماں جان، جب تک میں نے نہیں چاہا کچھ نہیں ہوا تھا، جب میں نے چاہا اسے جگا دیا۔ مرد کی انا کو نہیں چھیڑتے اماں جان، خواہ وہ مرد آپ کا بیٹا ہو، چاہے وہ عمر اور رشتے میں آپ سے بہت چھوٹا ہو یا بڑا۔ اپنی زندگی کے تجربات میں اسے بھی لکھ لیجئے۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا، وہ خود اپنے مسائل اور پریشانیوں میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ پری گل کے حسن اور معصومیت بھی مجھے جگا نہ پائے تھے۔ آپ کی وجہ سے وہ سب کچھ ہو گیا جو شاید کبھی نہ ہوتا۔ پری گل آج کے معاشرے کی پروردہ لڑکی تھی، دودھ پیتی بچی نہیں تھی۔ مردانہ انا وقار کی بڑائیاں
बयान करने वाला मर्द ये भूल गया कि अना तो बच्चे की भी होती है। जब मैंने चाहा परी गुल को जगा दिया, जब तक मैंने नहीं चाहा कुछ भी नहीं हुआ। एहसास तौहीन से परी गुल का जी चाहा ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। इस पूरे ड्रामे में उसकी क्या हैसियत थी, क्या किरदार था। अम्मा जान को सबक सिखाने की खातिर तैमूर ने ये ड्रामा खेला। वो किरदार अदा कर रहे थे, वो तन मन मार रही थी। लानत है उस पर। उसने खुद को मलामत की। वो मुश्किल खुद को नॉर्मल करके वो किचन में चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर में ट्रे उठाए वो ड्राइंग रूम में गई। तैमूर सोफे पर नीम दराज थे। अम्मा जान दीवान पर बैठी हुई हस्बे मामूल कोई कपड़ा तरप रही थी और बहुत नादम नादम सी थी। उसे देखकर बोली, तुम कब आई परी? अभी थोड़ी सी देर हुई, उसने बेतासर आवाज़ में जवाब दिया। तैमूर ने इस फैंसी ड्रेस में अब उसे बहुत नज़रों से सराहा, मगर उसे रमक बराबर खुशी न हुई। अम्मा जान चाय का कप उठाकर बाहर निकल गई। आज घर चलना है, तैयार रहना, खाना मत बनाना, वहीं खाएंगे। वो घड़ी पर नज़र डालकर बोले, यार इतने कातिल अंदाज बनाकर सामने ना आया करो, मरीजों से नाइंसाफ़ी होने लगती है, असाब पर छाई रहती हो। आइंदा नहीं बनाऊंगी, वो चाय का घूंट भर कर बोली। तैमूर चौंक पड़े। इस जुमले पर तो उसे शर्माना चाहिए था, ना कि ऐसा टुकड़ा तोड़ जवाब। तबीयत ठीक है? नहीं। उन्होंने उसकी कलाई थाम कर नब्ज़ महसूस करना चाहिए। उसने फ़ौरन कलाई छुड़ा ली। हर बीमारी का पता नब्ज़ से नहीं चलता। और हाँ, तुम्हारी 2 क्लास फेलोज़ कल आई थी घर, डायरेक्ट कॉलेज से आई थी। परेशान थी कि तुम 2 दिन से क्यों छुट्टी पर हो। अच्छा, गज़ला और राहत होंगी, वो वैसे भी आने को कह रही थी। बहुत खोजी हैं, कह रही थी। डॉक्टर तैमूर आगा तुम्हारे शोहर हैं, यकीन नहीं आता। हम तो समझे थे कोई मालदार सा बॉयफ्रेंड है जो तुम्हें पिक करने आता है। छी छी, इतनी कम उम्र लड़कियों की जहनीत कैसी हो गई है। वो मुझे पूछने नहीं, तस्दीक करने आई थी। उसे वो लड़कियां याद आईं तो पारा और चढ़ गया। बहरहाल तस्दीक हो गई। अम्मी ने उनकी बहुत आवभगत की, शादी की तस्वीर वगैरह दिखाई। मुझे तो कोई परवाह भी नहीं थी उनकी तस्दीक की। वो नाक चढ़ाकर बोली। आज वो बदली बदली लग रही थी, रूखी रूखी कड़वी कड़वी बातें कर रही थी। उन्होंने छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। चाय पीकर नीचे क्लिनिक में चले आए। उसने बाहर आकर अम्मा जान से कहा, अम्मा जान, मैं और तैमूर खाना नहीं खाएंगे, आज मैं घर जाऊंगी उनके साथ। ये कहकर वो वापस कमरे में आकर लेट गई। वो दादी से भी शाकी थी कि उनकी गलत सोचों के नतीजे में वो शटल कॉक बनाई गई। एहसास तौहीन उसके जी का रोग बनता जा रहा था कि तैमूर के सारे अंदाज झूठे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं। रमज़ान शुरू हो चुका था। वो रोज़े भी रख रही थी। आज़ूर्दगी, कम खुराकी, परेशान ख्याली, जर्द और बेरौनक हो चली थी। तैमूर उसका हाल देख देख कर परेशान थे। कॉलेज जाते हुए वापसी में बेडरूम में उन्होंने 1000 तरीकों से उसका हाल पूछा था, मगर वे एक खामोशी सबके जवाब में वाला मामला था। जबकि इनकी अम्मी भी उन्हें लताड़ रही थी और नानी भी कि अच्छे डॉक्टर हो, बीवी सूख कर कांटा होती जाती है, तुम्हें इसके मर्ज़ का नहीं पता चलता। वो खुद भी परेशान थे कि यकायक उसे हो क्या क्या। चांद रात को वो उसे चूड़ियाँ पहनाने ले जाना चाहते थे। उसने ड्रेसिंग टेबल का आईना साफ करते हुए रूखा सा जवाब दे दिया, बहुत चूड़ियाँ हैं मेरे पास। तब वो बर्दाश्त की हद से गुजर गई। क्या बात है परी, क्या दुख है तुम्हें? बताती क्यों नहीं? तुम्हारे इस रवैये का मुझ पर ही नहीं, मेरी पेशा वराना जिम्मेदारियों पर भी असर पड़ रहा है। हाल देखा है अपना। मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथी हूँ, शोहर हूँ, मुझसे क्या छुपाना। तब वो उनके कंधे से टिक कर फूट फूट कर रोती। अपनी इज्जत की खातिर दूसरों को बेइज्जत नहीं करते तैमूर। इस दुनिया में मेरा ठिकाना बताइए। बहुत सच्चे रिश्ते मैंने देखे नहीं। कुछ सच्चे रिश्ते थे, वो आर्जी थे। जिसके साथ सच्चा रिश्ता है वो कितना झूठा है। हाय, तैमूर के तो 14 तबक रोशन हो गए। ज़रा जो वो समझे हों वो उसे थामे बेड तक ले आए। बंदा खुदा, ज़रा धीरज से। उसने आखिरकार बता दिया कि उसने तैमूर की और अम्मा जान की गुफ्तगू सुन ली थी। तैमूर चंद सानिया के लिए खामोश बैठे रह गए। वो वाकई नादम थे। मैं ड्रामाकार नहीं हूँ परी, वरना आज के दिन इस बात के लिए भी मेरे पास कोई ना कोई दलील तलील निकल आती। ये सच है, मैंने इंतकाम तुम्हें छूकर जगाया था परी, तुम्हें नहीं जगाया, अपने नसीब को जगाया। मैंने अम्मा जान से इंतकाम लेना चाहा, मगर लेकर भी नहीं ले सका। कोई तुम्हें जगाकर सो सकता है? तौबा करो परी। नज़र ने तुम्हें इंतकामत देखा था, झूठ से देखा था, लेकिन बाखुदा जब वो पलटी तो इसमें इंतकाम नहीं, हैरत और लुट जाने का मलाल था। फैसले पहली नज़र से होते हैं, मगर नज़र के 2 अमल होते हैं, एक जाने का, एक वापस पलटने का। जो नज़र तुम पर पड़ी जब वापस आई तो वो नहीं थी। यकीन करो, ये सच है। इसके अलावा कहने को मेरे पास कुछ नहीं। परी गुल का इत्मीनान चेहरे से यहाँ था। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा।
کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.